चलिए जी, हमने डाइवर्जेंस तक कर लिया था। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है ताकि हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को कर सकें। ऑलरेडी वी हैव टेकन वेरी मच टाइम टू कंप्लीट द टॉपिक। अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग बाय कर्ल ऑफ ए वेक्टर? सिंपल, इट मेजर्स अबाउट ए वेक्टर फॉर इट्स रोटेशन। एक वेक्टर की रोटेशन के बारे में बताता है कौन? कर्ल। सिंपली लेट्स से कि एक जो पानी था वो फ्लो कर रहा है। लेट्स से पानी है जो फ्लो कर रहा है, या कोई लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, उस फ्लो की डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी है वो उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो वेलोसिटी इज़ व्हाट? ए वेक्टर। तो अगर मैं इसको रोटेट करवा दूँ, उस मतलब जो पानी था उस पानी के नीचे मतलब पानी जब चल रहा था तो उस पानी को मैंने अंदर कुछ डाला ऐसे और घुमा दिया, तो आई स्टार्टेड टू रोटेट द वेक्टर। वेलोसिटी अब रोटेट होने लगी, पहले वेलोसिटी डायरेक्शन में थी, अब उसी डायरेक्शन को मैंने घुमा दिया। तो इस रोटेशन के बारे में कौन बताता है? आपका कर्ल बताता है। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो रोटेशनल एक्सिस थी उसकी डायरेक्शन और जो कर्ल है उसकी डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि एक वेक्टर दे दिया ए और बोला कि उस वेक्टर के लिए आपको निकालना है क्या, कि उस वेक्टर को अगर रोटेट कराया जाता है, देन फाइंड द रोटेशनल एक्सिस या डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस। तो आप सीधे सिंपल बात है, उसका कर्ल निकाल लीजिए और कर्ल की जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस फॉर दैट वेक्टर। अब कर्ल ऑफ ए कैसे होता है? डेल क्रॉस ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। मैंने पहले भी क्लियर किया, दिस इज अ वेक्टर ऑपरेटर। देन ए जो है वो आपका ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, ये आपका ए वेक्टर है। तो कर्ल ऑफ जब आप ए निकालोगे दैट विल बी लुक लाइक दिस। हम कर्ल निकालते हैं, हमें पता है कि भाई ए क्रॉस बी जो है वो निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। तो दिस इज डेल क्रॉस दिस, है ना? तो ऐसे आई केप जे के और फिर जो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट पहले वाले का, फिर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट दूसरे वाले का। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमें पता है कि रोटेशन ऑफ फोर्स इज टो। अरे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इट इज़ नॉट। आप कहोगे कि सर टो क्या होता है? तो टो ऐसे नहीं होता। टो होता है कि अगर हम फोर्स का मोमेंटम कराया जाए तो वो जो चीज़ होगी वो टो होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि रोटेशन ऑफ फोर्स इज टो। अगर फोर्स रोटेशन करने लग जाए तो वो टो बन जाता है। देन अगर रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब फोर्स का रोटेशन हो रहा है, तो डेल क्रॉस एफ अगर जीरो है, मतलब कि इसका कर्ल जीरो है, दैट मीन्स देयर इज नो रोटेशन। अगर कर्ल जीरो है तो एफ का रोटेशन नहीं होगा, और एफ का रोटेशन नहीं होगा तो इसका मतलब टो भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि एफ का रोटेशन क्या है? टो। अगेन समझ लीजिए, रोटेशन ऑफ फोर्स इज गिवन एज टो। ओके, नाउ आई एम सेइंग दैट कि अगर इसका डेल क्रॉस एफ जीरो हो जाए तो मतलब इसका कर्ल अगर जीरो है, तो कर्ल जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि रोटेट करेगा ही नहीं। रोटेट नहीं करेगा तो मतलब टॉप अपने आप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ है जहाँ टोल को हम आर क्रॉस एफ से लिखते हैं। ये चीज़ हम सेंट्रल फोर्स में देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के लिए टो इज इक्वल टू जीरो होता है। तो वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो उसके लिए डेल क्रॉस एफ भी जीरो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर डेल क्रॉस एफ जीरो है तो टो भी क्या है? जीरो। मैंने एक सिंपली एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, नाउ इट इज़ आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ डेल कि इफ ए क्वांटिटी ए, मैंने क्वांटिटी ए वेक्टर जो है इज इररोटेशनल, मतलब कि वो रोटेट करने वाली क्वांटिटी नहीं है या रोटेट नहीं करी है, देन इट कैन बी रिटर्न एज ए इज इक्वल टू डेल ऑफ फाई, जहाँ फाई क्या स्केलर है। तो स्केलर के रूप में, स्केलर के डेल के रूप में या स्केल के ग्रेडियंट के रूप में इसको लिखा जा सकता है। देन जब आप इसको अप्लाई करोगे डेल क्रॉस ए हो जाएगा डेल क्रॉस डेल फाई। तो ये हो गया क्या कि ये तो हो गया आपका कर्ल, दैट इज कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ फाइनली अपने समझ में आती है। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, वो ये कि जब भी आप कर्ल अप्लाई करते हो
कर्ल और ग्रेड साथ में आ जाए, दोनों ऑपरेटर साथ में आ जाए, तो वहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 0। अब ऑब्वियस सी बात है कि कर्ल और ग्रेड अगर पहले आएंगे तो पहले ग्रेड लगेगा और वो स्केलर पे, कर्ल पहले लगेगा तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर। तो वेक्टर, क्योंकि कर्ल खुद एक वेक्टर होता है, तो फिर ग्रेड फिर अप्लाई नहीं होगा। अगर ये दोनों कभी भी साथ में आ जाए तो 0 होता है। और अगर आप डाइवर्जेंस और कर्ल साथ में आ जाए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल साथ में आ जाए, तो वो भी क्या होता है? 0। अब यहाँ पे पहले कर्ल अप्लाई होता है, उसके बाद में डाइवर्जेंस अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान में रखना कि कर्ल और ग्रेड जो होता है वो 0 होता है, और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल अगर साथ में आ जाए तो वो भी क्या होता है? किसी भी वेक्टर के लिए 0 होता है। तो यहाँ पे जो डेल क्रॉस ए है वो हो गया डेल, मतलब कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ फाई। तो किसी भी, मैंने बताया अभी, कर्ल और ग्रेड साथ में आ जाए तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये फाई क्या है? 0, क्योंकि ये इररोटेशनल था, इसलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे रिप्रेजेंट किया गया तब इसका कर्ल कितना आया? 0। दैट मीन्स कि किसी भी वेक्टर का कर्ल 0 होगा अगर वो वेक्टर क्या है? इररोटेशनल है। अगर वो वेक्टर क्या है? इररोटेशनल वेक्टर है। दैट मीन्स कि उसका कर्ल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं छोटी छोटी चीज़ें नहीं करा रहा हूँ। डेल क्रॉस दिस, डेल अप्लाई करते हैं, फिर ग्रेड अप्लाई करते हैं, 2 बार डेल अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 2 बार डाइवर्जेंस अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? वो आप खुद देखेंगे। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज where it is, yes, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स। देखिए, हमें आगे जो है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल के बारे में पढ़ना है, तो उससे पहले मैंने इस चीज़ को बताना ज़रूरी समझा कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज हो, एंड आई हैव सिंप्लीफाइड दिस थिंग। ओके, तो आपको उतना पता हो जितना आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली 3 कोऑर्डिनेट सरफेस, जैसे हमने बात की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको बता ही देता हूँ उसके बारे में भी थोड़ा। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू कैन सी दैट एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है। तो एक ये सरफेस है, और एक ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस है, और ये वाली सरफेस है। इसमें 3 सरफेस है। ये तीनों सरफेस जो मिलके बनाती है वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती है। ठीक है, और ये तीनों की तीनों सरफेस एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो सेम जो आपका यूलर था, या जो और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने इसको भी डिस्क्राइब किया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले। ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें 3 कोऑर्डिनेट सरफेसेस हो विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो कि एक दूसरे पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, एट ईच पॉइंट आर आल्सो टू बी टेकन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो उनको भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में लिया जा सकता है। अब इनको ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये है, ये थोड़ा कर्व लेकर होते हैं। दे आर नॉट जस्ट लाइक सिंपल लाइन, ये थोड़ा सा कर्व लिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम्स को कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और ऑर्थोगोनल का मतलब वही बात कि दूसरे पे क्या होते हैं? ये लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लेट अस से दैट आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड से। यहाँ पे आर को रिप्रेजेंट कर दिया u1 u2 u3 से, जहाँ u1 u2 u3 आर द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अलग अलग कोऑर्डिनेट के सेट। अलग से यहाँ पे आ गया आर थीटा फाई आ गया, यहाँ पे रो फाई और जेड आ गया, तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ हम डिफाइन करते हैं, 2 चीज़ें। एक तो यूनिट वेक्टर अलोंग, जैसे उसमें आई कैप जे कैप के कैप था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आर थीटा फाई आएगा तो आर कैप होगा, आर थीटा फाई आएगा तो क्या होगा? आर कैप होगा। ठीक है, थीटा कैप होगा और फाई कैप होगा। ऐसे ही जब ये आएगा सिलेंड्रिकल, तो उस कंडीशन में रो कैप होगा, फाई कैप होगा, एंड देयर विल बी जेड कैप आल्सो। ये सब चीज़ें होंगी। तो हमें ये चीज़ें डिफाइन करनी है। तो हमें 2 चीज़ें डिफाइन करनी है। तो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ होती है कि अगर उस डायरेक्शन के अंदर
हम 2 पॉइंट का बीच का गैप निकाले तो वो जो 2 पॉइंट का गैप है बीच का, वो किस रूप में आना चाहिए, वो आर्क लेंथ बताती है। सिंपली हमें सिंपल इस बारे में बताता हूँ मैं कि कोई कर्व पे 2 पॉइंट है एक सेम डायरेक्शन के अंदर, जैसे ये डायरेक्शन u1 थी, इस डायरेक्शन के अंदर या u2 डायरेक्शन में या u3 डायरेक्शन में, तो वो जो आर्क लेंथ है, ठीक है, वो जो दूरी है वो आर्क लेंथ के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, जब आएंगे तब उसको भी बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे यूज़ करेंगे तो दैट वो होती है आपकी, जैसे पहले कोऑर्डिनेट के लिए निकालोगे तो होती है S1 इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल U1, मतलब आपको आर का यू के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन। और इसकी जो डायरेक्शन होगी यूनिट वेक्टर अलोंग दैट कोऑर्डिनेट, मतलब U1 कोऑर्डिनेट के सापेक्ष अगर हम U1 कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर निकालें तो वो होगा डेल आर अपॉन डेल U1 अपॉन H1, डेल आर बाई डेल U1 अपॉन H1 होगा। तो H1 हमें पता होगा तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, और हम आर्क लेंथ की सहायता से और बहुत सारी चीज़ें जब जैसे जैसे हम करेंगे तो पता चलेगा कि ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ 2 मैंने सिस्टम बना रखे, एक स्पेरिकल है एक सिलेंड्रिकल है। कुछ नहीं है, स्पेरिकल में एक पॉइंट ले रखा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज समथिंग इज अ सिस्टम विच डिस्क्राइब अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एनी पॉइंट। तो उसमें सिस्टम में जो पॉइंट्स है उनके ओरिएंटेशन को बताता है। तो ओरिएंटेशन को बताने के लिए अपने को कुछ कोऑर्डिनेट्स, मतलब कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ वेरिएबल्स चाहिए जिनके चेंज होने पर पॉइंट भी चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे आर को चेंज कर दोगे, थीटा को चेंज कर दोगे, फाई को चेंज कर दोगे, तो पॉइंट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो 3 कोऑर्डिनेट्स जो है, 3 पैरामीटर है, वो आर थीटा फाई है। ये कुछ भी हो सकता है, दूरी हो सकती है, कोई दिशा हो सकती है। तो यहाँ पे 2 दिशाओं को निर्देशित करने वाले और एक दूरी को निर्देशित करने वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और तीनों दिशाओं को निर्देशित करने वाले कोऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें ये माना जाता है कि द पार्टिकल, ये जो पॉइंट है आपका, वो एक स्फीयर पे है। किस पे है, वो एक स्फीयर पे है, और उस स्फीयर में, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो ये है, ओरिजिन। ओके, तो जब इसको आप उस पॉइंट से मिलाओगे तो ये उसके रेडियस के बराबर होगा, आर के बराबर, तो इसको इसलिए आर लिखा गया। देन अगर ये स्फीयर पे पॉइंट है तो मतलब क्या होगा कि स्फीयर का दो भाग करते हैं, तो एक भाग ये हो जाता है कि एक तो आधा ऊपर वाला, एक आधा नीचे वाला। तो इधर जो है ये है कि ये आपका z एक्सिस है ऊपर की तरफ, और ये आपका है y एक्सिस, और दिस इज योर x एक्सिस। तो आधा तो ऊपर आ गया और आधा इसके नीचे आएगा। तो जब ये इस पे पॉइंट को जब हम नीचे मिलाएंगे, मतलब मान लीजिए स्फीयर हो गया, तो स्फीयर के जो पॉइंट, ऐसे स्फीयर था तो हाफ स्फीयर बना के दिखाता हूँ। इस स्फीयर के पॉइंट को जब हम लंब डालते हैं एक्स वाई प्लेन पर, तो ये जो पॉइंट प्राप्त होता है, इस पॉइंट को हम Q से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो Q है, इस Q को अगर हम मिला दें अपने मूल बिंदु से, तो इसके साथ हम डिफाइन कर सकते हैं अपना सेकंड कोऑर्डिनेट, जो कि फाई होता है। तो फाई होता क्या है कि जो अपना पॉइंट मिला स्फीयर पे, उस स्फीयर के पॉइंट को अगर लंब डाला जाए एक्स वाई प्लेन पे, मतलब ये कौन सा प्लेन है, क्षैतिज प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर उसका लंब डाला गया, तो लंब डालने पर जो पॉइंट मिलता है उसको अगर मूल बिंदु से मिला दिया जाए, तो उसका एक्स के साथ जो कोण है वो कोण क्या कहलाता है, फाई कहलाता है। सिंपल, आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। ऐसे ही ये जो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा थी, पोजीशन वेक्टर था, उसका z एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कहलाता है थीटा। डोंट वरी अबाउट दैट, हमें सिर्फ समझना है, ध्यान में रखना है, हमें क्वेश्चंस करने के लिए इतना नॉलेज नहीं चाहिए। सिलेंड्रिकल में भी ऐसा ही होता है कि सिलेंड्रिकल में जो दूरी है ये रो है। ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल में माना जाता है कि जो पॉइंट है वो सिलेंडर पे है। तो अगर सिलेंडर ऐसा है तो सिलेंडर की दूरी जो त्रिज्या होगी वो यहाँ पर रो से रिप्रेजेंट की गई है। ओके, अब इससे भी आप लंब डालोगे तो वही सेम, फाई कोऑर्डिनेट इन दोनों में सेम रहते हैं, फाई कोऑर्डिनेट इन दोनों में सेम रहते हैं, लेकिन इसमें तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो थीटा की जगह क्या है, z, जो कि इसकी मूल बिंदु से ऊंचाई कितनी है। ओके, तो ये आपका सिलेंड्रिकल होता है। हम इनको परफेक्टली उसी टाइम में यूज़ लेते हैं जब या तो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हो या दे रखा हो कि एक पार्टिकल है जो एक सिलेंड्रिकल पाथ पे मूव कर रहा है, या फिर हमें दे दिया
कि भाई आपको अलोंग द सिलेंडर निकालना है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज वी डोंट यूज़ सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल। जब तक अपने को सिंपली आ जाए तब तक हम नहीं करते। लेकिन अगर अपने को आर थीटा फाइव में दे रखा है और हमें लग रहा है कि आर थीटा फाइव में कैलकुलेट हो सकता है तब हम इनको यूज़ लेते हैं, और रो फाइव जेड में हो सकता है तब हम इनको यूज़ लेते हैं। अदरवाइज हम वी गो टू द सिंपल कैलकुलेशन इन एक्स वाई जेड। ओके, तो इनके लिए भी वही बात कि एक तो आर्क लेंथ बतानी होगी, एक यूनिट वेक्टर बताना होगा। तो इनके लिए जो आर्क लेंथ आती है वो आर्क लेंथ आपकी आर डायरेक्शन में आर, थीटा डायरेक्शन में थीटा, फाई डायरेक्शन में फाई। ओके, तो एच आर एस थीटा और एच फाई आपको पता होगा 1 आर आर साइन थीटा। ओके, ध्यान में रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे आप पूछोगे कि सर आर केप की डायरेक्शन, तो ये देखो आर केप इस डायरेक्शन में होगा, ये वाली जो डायरेक्शन है वो होगी आर केप, और इसके लंबवत जो देखो थीटा, अगर ऐसे बढ़ाने पर थीटा बढ़ रहा है। इधर भाई कोई भी कोऑर्डिनेट की अगर डायरेक्शन पता करनी हो तो उसको बढ़ा के देखो, उसको उस डायरेक्शन में उसको बढ़ा के देखो आगे की तरफ, तो अपने को अपने आप मिल जाएगी। जैसे एक्स डायरेक्शन निकालनी होती है, जब एक्स वाई जेड होता है तो हम इधर को आगे की तरफ चलते हैं, एक्स पर चलते हैं, तो आगे की तरफ एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता किधर इधर बढ़ता है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आती है। तो ऐसे ही आर की डायरेक्शन में चलोगे तो ऐसे बढ़ जाएगा। अब फाइव किधर, थीटा किधर बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो इधर, तो थीटा की डायरेक्शन क्या आएगी, थीटा केप की डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी। और जो फाई है वो किधर बढ़ाने पे बढ़ेगा, वो आपका इधर बढ़ाने पे बढ़ेगा, तो फाई की डायरेक्शन इसके लंबवत यहाँ पे ले जा सकते हैं, तो फाई की डायरेक्शन कुछ इधर आएगी, तो ये आपका फाई केप होगा। यहाँ पे बात करें तो रो केप की डायरेक्शन ये होगी, जेड केप की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, और फाइव केप की डायरेक्शन अगेन वो इधर की तरफ कुछ होगी। ठीक है, तो इनके सापेक्ष हमें आर्क लेंथ होगी, जो आर्क लेंथ मैंने बोला था कि आर्क लेंथ होती है डेल आर अपॉन डेल यू वन, ये अपने को पता होनी चाहिए। इससे हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कोई ज़्यादा सोचने वाली काम करना नहीं है। तो वो जो होंगे एच आर इज इक्वल टू 1, एच थीटा इज इक्वल टू आर, एच फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसे ही एच रो इज इक्वल टू 1, एच फाई इज इक्वल टू रो, और एच जेड इज इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक्स वाई जेड के लिए क्या होता है, एच एक्स इज इक्वल टू 1, एच वाई इज इक्वल टू 1, और एच जेड इज इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, आओ देखिए बताते हैं आपको। देखो, हमें लाइन एलिमेंट निकालना है, तो लाइन एलिमेंट जो होगा उसको निकालने के लिए एक सीधी सिंपल चीज़ अपन डिफाइन करेंगे, वो होगी कि लाइन एलिमेंट होता है एच डी यू के इक्वल, और साथ में डायरेक्शन तो यू केप होगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में होता है। जैसे एक्स डायरेक्शन में अगर मुझे लाइन एलिमेंट निकालना तो कितना होगा, डी एक्स एक्स केप होगा, वाई डायरेक्शन में डी वाई वाई केप होगा, मतलब वाई केप मतलब आई केप जे केप जो भी है, तो डी एक्स आई केप या डी वाई जे केप ऐसे करके होगा। तो ऐसे ही इस डायरेक्शन में यू केप होगा, क्योंकि अपना कोऑर्डिनेट यू है एक्स की जगह, और यहाँ पे डी होगा, और एच जो है उसकी आर्क लेंथ को डिफाइन करता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहोगे कि सर आर्क लेंथ को डिफाइन कैसे करता है। देखो, हमने लिखा था कि जब डेल आर अपॉन डेल यू वन को लिखा था हमने एच वन, है ना, उस समय ये बात समझ में नहीं आई हुई। अब देखो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल यू वन का मतलब क्या हुआ, जब आर को डिफ्रेंशिएट करोगे यू के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा आपका, एच आएगा। ओके, इट्स ओके। तो जब आर को यू के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जा रहा है तो एच आ रहा है, जबकि बाकी सब क्या है, कॉन्स्टेंट, यू टू यू थ्री नहीं चेंज हो रहे, सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, यू वन। मतलब कि अब लाइन एलिमेंट निकालना कितना ईजी हो गया कि जब dl को आप लाइन एलिमेंट को dx लिखते हो तो उसका मतलब सिर्फ x कोऑर्डिनेट में, x दिशा में जा रहे हो, ऐसे ही सिर्फ y इसमें सिर्फ u डायरेक्शन में जा रहे हो, u केप डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बाकी सब क्या है, वेयर u2 एंड u3 आर कॉन्स्टेंट। तो अपने को इस समय डेल आर जो होगा, वो डेल आर जो होगा वही तो लाइन एलिमेंट होता है, अरे डी आर जो होता है वही तो लाइन एलिमेंट होता है। तो डी आर कितना हो जाएगा, एच डी यू वन, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं डी आर की डायरेक्शन लूँ तो वो जाएगी यू वन कैप। अगेन बता देता हूँ कि डेल आर अपॉन डेल यू है, डेल आर अपॉन डेल यू है, इसका मतलब क्या होता है कि आर का यू के सापेक्ष अवकलन जब यू टू और यू थ्री क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप सीधा डी आर निकाल लीजिए एक बार, सीधा डी आर क्या हो जाएगा, एच वन डी यू वन, एच वन डी यू वन हो गया। अब एच वन डी यू वन का मतलब अब आ गया डी आर, और डी आर क्या होता है आपका, पोजीशन में जो चेंज आया, दैट इज डी आर मतलब क्या होता है, पोजीशन में चेंज। तो पोजीशन में चेंज मतलब एलिमेंट हो गया, लाइन एलिमेंट हो गया। एक डायरेक्शन की बात करें क्योंकि यू वन ही चेंज हो रहा है तो एक ही डायरेक्शन हो गई,
तो ये लाइन एलिमेंट हो गया। अगर दो डायरेक्शन चेंज होती तो क्या होता, सरफेस एलिमेंट, मतलब ये हो सकता है कि सरफेस बनता। तो यहाँ पे तो लाइन एलिमेंट बन रहा है, तो उस लाइन एलिमेंट की मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यू की डायरेक्शन में, u1 की, तो यहाँ पर u1 के आ गया। तो इसका मतलब अपने को जो डी एल लिखना है, इसको डी एल लिखते हैं, डी आर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो डी एल जो लिखते हैं वो क्या होता है भाई, वो होता है एच डी यू यू कैप। जैसे कि हम x दिशा में निकालते हैं तो वो होता है डी, यहाँ पे h का वन होता है और डी एक्स आ जाएगा और यू कैप की जगह क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। तो निकाल के देखते हैं, जैसे आर थीटा फाई, आर थीटा एंड फाई, उसके लिए निकालते हैं, और इधर रो फाई एंड जेड, मतलब कि स्पेरिकल के लिए, और फिर निकालते हैं अपन सिलेंड्रिकल के लिए। ठीक है, तो आर थीटा फाई के लिए जब आप निकालोगे डेल एल आर, मतलब आर डायरेक्शन के अंदर आप निकालना चाहते हो कि लाइन एलिमेंट कितना होगा, तो उसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करूँ तो वो कितना हो जाएगा भाई, एच पहले तो आएगा एच, तो वो आएगा एच आर, क्योंकि आर के लिए तो एच आर, फिर आएगा डी, और यहाँ पे यू की जगह डी आर, क्योंकि अपना यू क्या है, आर है, देन यू कैप मतलब आर कैप। अब एच आर की वैल्यू कितनी थी, पीछे पड़ी अपने, एच आर की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे रख दो 1, सिंपल आपको ध्यान में रखना है। तो 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, डी आर आर कैप। ओके, चलिए फिर आप निकालोगे डी एल थीटा, थीटा की डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा क्या, एस थीटा डी थीटा थीटा कैप। अब एस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, एस थीटा की आप जो वैल्यू देखोगे तो वो है आर, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा और थीटा कैप। ऐसे आप क्या निकालोगे, डी एल फाई निकालोगे, फाई डायरेक्शन में जो आपका आएगा वो निकालोगे आपका लाइन एलिमेंट, तो क्या आएगा, एच फाई डी फाई और फाई कैप। तो ये हो जाएगा, एच फाई की वैल्यू कितनी है, आप देखो इधर, एच फाई इज इक्वल टू है आपका आर साइन थीटा, तो आ जाएगा कितना, आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तो ये लाइन एलिमेंट्स हो गए, ये क्या हो गए, लाइन एलिमेंट्स हो गए। ऐसे ही अगर मैं रो फाई जेड के लिए निकालूं तो डी रो कितना होगा भाई, जो आप निकालोगे पहले तो इसके लिए, तो पहले निकालोगे डी एल रो, तो वो कितना हो जाएगा, एच रो आएगा, एच रो की वैल्यू कितनी है, 1 है, एच रो की वैल्यू कितनी है 1, तो आ जाएगा 1, और उसके बाद में 1 डॉट जो है वो डी रो और फिर रो कैप। फिर आप निकालोगे डी एल जेड, तो जेड के लिए भी एच जेड है वो 1 है, फिर डी जेड आ जाएगा और जेड कैप आ जाएगा। फिर आप करोगे क्या, डी एल फाई, तो डी एल फाई के लिए आपने बी भी निकालना है, कितना है, रो, तो हो जाएगा रो जो आपका एच फाई है वो कितना है, रो, और फिर आएगा डी फाई और फाई कैप। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एच अगर आपको पता है उसके लिए पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के लिए, तो आप सीधा सिंपल ये लाइन एलिमेंट्स निकाल सकते हो। और लाइन एलिमेंट निकाल लिया तो फिर सरफेस एलिमेंट निकालने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर सरफेस एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, जैसे मेरे को अब निकालना है डी एस, कौन सी डायरेक्शन में निकालना है, लेट्स से मैं आर थीटा फाई की बात करता हूँ, पहले आर थीटा फाई के लिए निकालना चाह रहा हूँ मैं क्या, सरफेस एलिमेंट। तो क्या होगा, डी एस मैंने निकाला आर डायरेक्शन में, तो आर डायरेक्शन में निकालने के लिए मैंने डी गुणा करना पड़ेगा, कौन से को भी, आर वाले को छोड़ दो बाकी दो, क्योंकि तीनों लंबवत है, तो इस डायरेक्शन में निकालना तो इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, वो भी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो लंबवत वाली डायरेक्शन क्या आएगी, इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन में सरफेस इंटीग्रल आएगा, सरफेस एलिमेंट आएगा। तो सरफेस एलिमेंट इन आर डायरेक्शन इज डी एल थीटा क्रॉस डी एल फाई। तो सिंपली दोनों के जो लंबवत आएगा वो तो अपने को पता है कि डायरेक्शन तो कितनी आनी है, आर केप डायरेक्शन आनी है, लेकिन इन दोनों को गुणा करके लिखना है। तो एक तो डी आर आर केप है, एक आर साइन आर थीटा थीटा केप है, तो गुणा हो जाएंगे, तो डी आर ये हो जाएगा आर डी थीटा डी आर। तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आर केप, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, डी एल थीटा क्या है, डी एल थीटा की वैल्यू है आपकी आर थीटा थीटा कैप, आर थीटा थीटा कैप, और क्रॉस हो जाएगा आपका जो डी एल फाई है, और डी एल फाई कितना है, आर साइन थीटा डी फाई
फाई कैप। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो बाकी को छोड़ दो, डायरेक्शन को छोड़ दो, फाई कैप और थीटा कैप डायरेक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई होकर आर कैप आएगा, तो इसके बारे में सोचना छोड़ दो आप। बाकी सबको लिखो, आर और आर 2 बार आगे तो आर स्क्वायर, फिर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और फिर जो बचे वो सॉरी आर कैप को यहाँ लिख देते हैं, तो डी आर बचा और डी फाई बचा। तो ये आपका सरफेस एलिमेंट निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। उसके अलावा भी सरफेस एलिमेंट और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये तो हमने आर डायरेक्शन में निकाला, फिर आप निकालना चाहते हो एस इन फाई डायरेक्शन, तो वो कितना हो जाएगा, अब फाई को छोड़ दो बाकी ले लो, तो आर और थीटा बचे, तो डी एल ऑफ आर क्रॉस डी एल ऑफ आपका आर, सॉरी आर आगे आर के साथ थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, डी आर कैप क्रॉस, इसकी डायरेक्शन, इसका मान कितना है, इसका मान है आपका आर डी थीटा थीटा कैप। तो क्या होगा भाई, इन दोनों की डायरेक्शन, इनका छोड़ो, ये डायरेक्शन को देखते हैं, तो डायरेक्शन तो कितनी आनी है भाई, सीधी सी बात है, फाई की भी डायरेक्शन आती है क्योंकि फाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं अपन। ये हो जाएंगे क्या, आर और डी थीटा, इनको आप मैनेज करना सीख लेना। तो ऐसे करके आप सरफेस एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर आपको पता है लाइन एलिमेंट्स, और लाइन एलिमेंट्स पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए एच डी यू, बस आपको यू के बारे में पता होना चाहिए। यू क्या हो सकता है आपका, यू होता है आर थीटा और फाई स्पेरिकल में, और जो आपका दूसरा है उसमें होता है रो फाई और जेड। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इनके बारे में खुल के डिस्कस करेंगे। तो दिस इज योर लाइन एलिमेंट हुआ, सरफेस एलिमेंट हुआ, और फिर आपका वॉल्यूम एलिमेंट होगा, वो हम निकालते हैं कार्टेशियन सिस्टम में, तो वो होता है डी एक्स डी वाई और डी जेड होता है, जिसको डी वी बोलते हैं। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसमें कोई वेक्टर नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो आप डी वी निकालना चाहते हो इन स्पेरिकल, तो स्पेरिकल में कितना होगा, स्पेरिकल में जो आपका होगा वो होगा डी एल थीटा डी एल फाई और डी एल आर, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। देखिए तो ये जो आपका इनकी वैल्यू रखोगे तो डी एल थीटा की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा, डी एल फाई की वैल्यू कितनी है, डी एल फाई की वैल्यू है आपका आर साइन थीटा डी फाई, और डी एल फाई की जो डी एल आर की वैल्यू कितनी है, सीधी डी आर है। तो जब आप इसको लिखोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा फिर डी थीटा इंटू डी फाई और डी आर, ये आपका आता है वॉल्यूम इन आपका किसमें, स्पेरिकल में। ऐसे ही आप वॉल्यूम निकाल सकते हो किसमें, इन योर जो आपका पोलर होता है उसमें भी निकाल सकते हो। तो उसमें आपके डी एल रो की वैल्यू अगर आपको पता है, डी एल जेड की वैल्यू पता है और डी एल फाई की वैल्यू पता है, तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो दिस इज़ ए ट्रिक जिससे आपको सिंपली समझ में आ जाता है, ठीक है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा इसमें अगर मैं आऊँ तो आपको ये पूछा जाता है कि भाई इनकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो लिमिट के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। एक मिनट, तो इनकी अगर मैं लिमिट की बात करूं तो देखो आर की लिमिट तो जहां तक होगी जहां तक स्फीयर होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर फाई की और थीटा की लिमिट कैसे निकालें, तो देखो आपको थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे थीटा है तो थीटा ऐसे जेड से स्टार्ट होता है और अगले जेड तक जाता है, ठीक है, ये है तो यहाँ तक जाता है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो इस जेड से नापी जाती है, तो ये जाएगी 0 से, जो थीटा है वो वेरी करता है 0 टू पाई। अब आप कहोगे सर इधर वाले कोऑर्डिनेट रह गए, तो ये जो है, ये जब ये वाला पॉइंट है जो क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट को जब मूव करोगे आप ऐसे, तो क्यू पॉइंट पूरा सर्किल बनाएगा, और क्यू पॉइंट वो मूव कर रहे हो तो पूरा सर्किल बन रहा है, तो इधर वाले पॉइंट भी आ जाएंगे। तो जो क्यू पॉइंट है उसके लिए जो आप कहोगे उस क्यू पॉइंट को पूरा सर्किल में मूव करते हो, क्योंकि जब हम स्फीयर को बीच में से काटते हैं तो क्या बनता है, सर्किल बनता है। तो ये जो सर्किल है इसके लिए जो फाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 से 2 पाई होगी। तो फाई जो है वो आपका 0 से 2 पाई तक वेरी करता है, थीटा जो है वो 0 से पाई तक वेरी करता है, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे पॉइंट आ जाते हैं इसमें। और जो आपका आर है वो 0 से ए तक वेरी करता है, जो हमने रेडियस लेनी है वो, ओके। और जो इसके लिए बात करूँ मैं, तो इसके लिए आप सीधी सीधी बात रखो कि जो जेड है वो जेड की जो वैल्यू होगी, भाई जेड की जो वैल्यू होती है वहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है, जेड इज इक्वल टू जेड तक वेरी करेगा। और जो आपका रो है
वो 0 to a जो इसकी रेडियस होगी उस तक व्यू करेगा, और फाई वही सेम है तो फाई वही 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा। तो ऐसे करके हम इनकी लिमिट्स को भी समझ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि इसमें थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं। होप यू विल अंडरस्टैंड। तो अगर आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताना, बिकॉज ये वाला थोड़ा सा आपको करना है। उसके बाद में अपने लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे, और बेस वेक्टर को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।